नाज़रीन आदाब। घर को सजाना और संवारना तो हम ख़वातीन की ज़िंदगी का रोज़मर्रा का काम है। भाई, घर को सजाने और संवारने की जब बात आती है तो घर में पड़े किसी पुराने से सामान को घर हम छू भर भी दें तो अपनी सलाहियतों के हिसाब से उसे एक सुंदर शाकार में बदल देती हैं। तो आज मैं आपको लेके चलती हूँ इन फुर्सत के लम्हों में राशिम जी के पास, जो हमें बताएंगी बहुत बेहतरीन तरीके कि घर को कैसे सजाया और संवारा जाए। भाई, मुझे तो अपने घर को सजाने का बहुत शौक है और मुझे लगता है हम ख़वातीन को भी अपने घर को सजाने का उतना ही शौक होगा। यूँ तो अपने तरीक़ों से हम घर को आमूमन सजाते ही रहते हैं, पर मैंने सोचा क्यों ना बात की जाए आज किसी प्रोफेशनल से। तो आइए चलते हैं राशिम जी के पास, उनसे जानते हैं कि घर को कैसे सजाया जाए। हेलो राशिम जी मैम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अर्चना जी, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया मैम। यूँ तो हम लेडीज़ अपने तरीके से घर को सजाती ही रहती हैं, मगर मैम आपको क्या लगता है कि प्रोफेशनल की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है? अर्चना जी, हम लोग जब हम एक नॉर्मल होम मेकर की तरह जब हम घर अपना सजाते हैं तो हम जो हमें मार्केट में सामान मिलता है हम उसको लेके आते हैं और हम ये सोचते हैं कि उसको हमें घर पे लगाना चाहिए। पर हमको ये समझ नहीं आती कि लाइट कौन सी डायरेक्शन से आ रही है, विंडो कहाँ है, उससे जब लाइट आएगी तो वो कितना सुंदर लगेगा या रंग निखरेगा कि नहीं निखरेगा। तो उस मामले में हमें एक प्रोफेशनल की ज़रूरत ज़्यादा है, क्योंकि उसको ये इन्फॉर्मेशन रहती है। अगर एक दीवार तोड़नी है या एक सीलिंग में से कुछ कटआउट निकालना है ताकि उससे ढंग से लाइट आ सके, या उसको तोड़ने से घर मेरा या स्पेस मेरी बड़ी लगे, तो वो इन्फॉर्मेशन एक आम आदमी या एक नॉर्मल इंसान के पास नहीं होती है, जो कि एक प्रोफेशनल के पास रहती है। तो इसलिए एक प्रोफेशनल का होना ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू जब नॉर्मल हम लोग अपने घर को सजाते हैं। मैम, जैसे बहुत सारे कलर पेंट्स हम अपने अकॉर्डिंग घर में कर लेते हैं, तो आपको क्या लगता है ऐसे कौन से कलर हैं जो एक प्रोफेशनल हमें सजेस्ट कर सकते हैं, जो हमें घर में कराने चाहिए कि घर का लुक भी थोड़ा सा बड़ा लगे? अर्चना जी, जब हम अपना घर सजाने के बारे में सोचते हैं तो हम हमेशा वो रंग लगाने की कोशिश करते हैं जो हमें पसंद होते हैं। पर हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि दीवारों का रंग हम लाइट रखें। पेल कलर, पेल क्रीम ले सकते हैं, ऑफ वाइट ले सकते हैं, पेल येलो ले सकते हैं। इन कलर्स को लेने का फ़ायदा ये रहता है कि अगर इसके आगे आप सजावट का कोई भी सामान रखें, जैसे कि आप कुशन किसी अलग रंग के रखना चाहते हैं, सोफ़ा रखना चाहते हैं, तो वो रंग निखर के आता है और इससे घर की या स्पेस भी बहुत बड़ी लगती है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अपने घर में लाइट कलर्स रखें। मैम, अगर मैं बात करूँ रग्स एंड मैट्स की, तो आमूमन क्या होता है जब भी हम शॉपिंग करने जाते हैं हमें कोई कलरफुल सा रग या मैट दिखता है तो हम ख़रीद लेते हैं। अगर मैं पर्सनली अपनी ही बात करूँ तो अभी मैंने भी राजस्थान से एक बहुत सुंदर मैट ख़रीदा है, मगर मुझे समझ नहीं आता कि हमारे घर में किस तरीके से रखें, कहाँ रखें कि घर और ब्यूटीफुल लगे और ख़ूबसूरत लगे। अर्चना जी, अगर आपके घर की दीवारें लाइट रंग की हैं और सोफ़े और कुशन का रंग भी हल्का सा लाइट है, तो किसी भी रंग का कलर चाहे वो जितना भी ब्राइट हो वो बहुत ही सुंदर लगेगा। इनफैक्ट वो आपके एरिया को या उस स्पेस को हाईलाइट करेगा। तो आपको हमेशा ये, जब भी हम लोग मार्केट में जाते हैं, हम रग्स खरीदते हैं या हम कुशन्स खरीदते हैं, तो हम वो उठा लेते हैं जो हमें पसंद है। पर हमेशा ये सोचना चाहिए कि हमारे घर का लुक कहाँ है, कैसा है, हम कहाँ इसको लगाएंगे, ये कहाँ अच्छा लगेगा। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जब हम अपने घर के लिए कोई भी सामान खरीदते हैं। तो इसीलिए मैंने जैसे आपको पहले बताया कि अगर दीवारें लाइट रंग की होंगी तो उसके आगे या उसके साथ अगर आप कोई भी रंग का सामान रखेंगे तो वो निखर के आएगा। जैसे अभी रिसेंटली मैंने अपना घर रेंट पे लिया था, तो उसकी दीवारें हरे रंग की थी। तो वो रंग जब हमने एंटर किया तो हरा रंग वैसे तो दिखने में बहुत सुंदर लगता है, पर जब उसके आगे कोई भी सामान रख रहे थे तो वो मैच नहीं कर रहा था या वो निखर नहीं रहा था। तो उस स्पेसेस पे हमने दीवारों का रंग हल्का पीला, हल्का वाइट में रखा, ताकि उसके आगे अब जब भी मैं कोई प्लांट रखती हूँ या मैं कोई पॉट रखती हूँ तो वो निखर के आता है और उसका मैचिंग अच्छे से होता है। सबसे पहला जो घर का अहम फर्नीचर है वो होता है एक सोफ़ा सेट। तो कई बार हम बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि हमें L सीटर सोफ़ा लगाना है घर में या 5 सीटर सोफ़ा लगाना है, तो वो हम कैसे डिसाइड करेंगे? ये फर्नीचर को लेके बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि किस तरीके का फ़र्नीचर हमें यूज़ करना चाहिए अपने घर में और कौन से मटेरियल का यूज़ करना चाहिए। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा सवाल है। L सोफ़ा वैसे तो बहुत अच्छा रहता है और स्पेस के हिसाब से बड़ी लुक और बहुत लैविश लुक हमें देता है, पर डिपेंड करता है कि हमारे पास स्पेस कितनी बड़ी है। तो अगर मेरा लिविंग रूम छोटा है और मैं उसमें L सोफ़ा लगा दूंगी तो वो पूरा का पूरा लिविंग रूम ही बंद हो जाएगा, मतलब वो एक मूवमेंट के लिए आपके लिए जगह नहीं बचती है। तो हमें बहुत सोच समझ के अपनी स्पेस के अकॉर्डिंगली ये सब चीज़ें डिसाइड करनी चाहिए। तो प्रेफरेबल होता है कि अगर L शेप है तो उसमें ये पॉसिबिलिटी हो कि मैं उसको
डिवाइड कर सकूं और 2 पार्ट्स में लगा सकूं। अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है तो बहुत अच्छा रहता है। बीच बीच में चेंज करके भी लगा सकते हैं। कई बार आपने एल कर लिया, कई बार आपने 2 साइड पे रख लिए। या 5 सीटर सोफ़े की भी पॉसिबिलिटी ये होती है कि आप उसमें 3 अलग रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। तो ये स्पेस पे बहुत डिपेंड करता है कि आपकी स्पेस कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है। बिल्कुल सही कहा मैम आपने कि सोफ़ा जो है वो घर के स्पेस के अकॉर्डिंग हमें ख़रीदना चाहिए। अच्छा मैम, मैं देखती हूँ कि घर में बहुत सारे कभी कभी छोटे बच्चे होते हैं, तो उनका बहुत सारा ऐसा सामान होता है। मैं बात करूँ, उनकी किताबें हैं, उनके टॉयज़ हैं, तो कुछ ऐसा तरीका हो कि हम उन्हें घर में रख दें, सजा दें और वो जो जगह है बहुत अट्रैक्टिव भी लगे। अर्चना जी, आजकल ना मार्केट में बहुत मल्टी यूज़ फर्नीचर अवेलेबल है हमारे पास, और बहुत अच्छे और बहुत सुंदर रंगों में भी आता है। आप उसको कस्टमाइज़ भी करा सकते हैं। तो ये जो मल्टी यूज़ फर्नीचर है, इसको आप अपने तरीके से बनवा भी सकते हैं और आप मार्केट से ख़रीद भी सकते हैं किस तरह से आपको ज़रूरत है। इसमें हमारे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आती हैं, जिसमें स्टोरेज भी रहती है, जिसमें डिस्प्ले भी रहता है, और जिसमें आप चाहें तो एक स्टडी टेबल भी बनवा सकते हैं अपने बच्चों के लिए। तो ये जो स्पेस है आपकी ये जो फर्नीचर है, ये आपकी स्पेस ज़्यादा यूटिलाइज़ नहीं करता है, दिखने में बिल्कुल साफ़ सुथरा भी लगता है, और आपके रूम को बहुत अट्रैक्टिव भी बनाता है। और इससे एक बड़ी बात ये भी है कि बच्चों को अपना सामान ढंग से रखने की एक आदत भी पड़ जाती है, जो जनरली होती नहीं। मैम, आपने बात करी है कस्टमाइज फर्नीचर की, तो मेरे को लगता है मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कई बार घर में बहुत सारा ऐसा सामान होता है। अगर आप बात करें कि कोई पुराना बक्सा है या कोई पुरानी अलमारी ही है, तो हमारा मन नहीं है, कुछ अटैचमेंट होता है, कुछ इमोशंस होते हैं पुराने सामान से, तो हम उन्हें घर से फेंक भी नहीं सकते, कहीं बाहर रख भी नहीं सकते। तो आप बताएं, उस सामान को हम कैसा एक नया लुक कैसे दे सकते हैं? अर्चना जी, ये प्रॉब्लम आई थिंक सभी के साथ होती है, क्योंकि कोई ना कोई चीज़ या तो हमें हमारे पेरेंट्स ने या हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने या कई बार बच्चों ने गिफ्ट की होती है, और जो हमारा मन नहीं करता है कि टाइम के साथ हम उसको निकाल दें। तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप उसमें उसको कलर करके एक नया लुक क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहें तो आजकल बहुत सारे ऐसे पेपर्स आते हैं जिसको आप लगा के उसकी लुक ही इंटायरली चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो उस पर, अगर कई बार हमारे पास ट्रंक्स होते हैं पुराने या चेस्ट होते हैं, उनको हम रेक्सिन या कोई लेदर टाइप मटेरियल से कवर करके उसके ऊपर हम चाहें तो ब्रास के बटन्स या इनलेज लगा के उसका पूरा लुक चेंज करके उसको सेंटर टेबल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। मैम, वॉल हैंगिंग्स होते हैं, घर में बहुत सारे ऐसे डेकोरेशन का सामान होता है जो मार्केट में बहुत अवेलेबल है। भाई कई बार बजट हमारा ऐसा होता है कि हमारा उतना बजट नहीं है कि हम बहुत सारा एक्सपेंसिव जो सामान है, वॉल हैंगिंग्स है, पेंटिंग्स है, वो अफोर्ड कर पाएँ। तो कुछ कम बजट में ऐसा है कि घर में कुछ रखी हुई चीज़ों से, कोई फ़ोटो फ्रेम से हम कुछ नया कुछ क्रिएट कर सकें। अर्चना जी, उसके लिए आप DIY बहुत सारे ऐसे वीडियोस आजकल यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं और उससे अपनी नई लुक क्रिएट कर सकते हैं पुराने सामान से ही। और चाहें तो कुछ सामान जो हम लोगों का बच्चों के क्राफ्ट मटेरियल में आजकल बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जिसको हम यूज़ करके नए सामान बना सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे आपके पीछे जो ये सब पड़ा है, फिरकी है, ये सब सामान स्टूडेंट्स ने ही यहाँ पे बच्चों ने ही एक्चुअली खुद ही मटेरियल यूज़ करके खुद ही यहाँ पे बनाया है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, और इस तरीके से सामान आप घर में पड़ा हुआ सामान आप यूज़ कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ आपको आजकल, अगर आप यूट्यूब पे, मैंने जैसे आपको बताया कि DIY वीडियोज़ देखेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ मिल जाते हैं। और प्रेफरेंस यही होती है कि हम कोशिश करें कि हम जितना कम सामान फेंकें, अगर हम उसको रीयूज़ करें और दोबारा उसके अपने घर में को सजाने के लिए या घर की यूटिलाइजेशन के लिए करें तो वो बेटर है, क्योंकि अदरवाइज़ हम बहुत सारा कार्बन फुटप्रिंट छोड़ते हैं इंडस्ट्री बाहर, जो हमारे लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना सामान दोबारा यूज़ करें, उसको रीयूज़ करें, फेंकें कम, और अपना घर उससे सुंदर भी बनाएं। जी, ये बहुत अच्छी बात आपने कही है कि अपने सामान को हम दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं, उसको और क्रिएटिव कर सकते हैं DIY की हेल्प से। मैम, कई बार जैसे ऐसा होता है, जैसे आपने बोला कि वॉलपेपर्स लगाने का मुझे बहुत मन है, बट मुझे उतनी जानकारी नहीं है वॉलपेपर के बारे में, और मुझे लगता है कि हम लेडीज़ को तो बहुत शौक होता है, हम अपनी मर्ज़ी से कई बार वॉलपेपर लगा लेते हैं, बट वो बाद में हमें लगता है कि वो उतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। तो एज अ प्रोफेशनल आप क्या बताना चाहेंगे वॉलपेपर्स के बारे में? वॉलपेपर बहुत तरीके के आपको मार्केट में अवेलेबल है, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि नहीं समझ आता है कि मेरी दीवार पे ये सुंदर लगेगा कि नहीं लगेगा। तो मेरा सजेशन उसके लिए हमेशा यही रहता है अपने स्टूडेंट्स और क्लाइंट्स के लिए, कि हमेशा एक छोटा सा पैच टेस्ट करके देख लेना चाहिए।
तो आपको हमेशा एक मार्केट से आपको एक छोटा पीस या लगा के मंगा के उसको लगा के देखिए, और अगर वो आपको पसंद आ रहा है उस टाइम पे तो आप कर सकते हैं। वॉलपेपर आपको ज़्यादातर हम का फ़ायदा ये रहता है कि हम उसको कभी भी चेंज कर सकते हैं। तो आज अगर मैंने कुछ साल के लिए 1-2 साल के लिए वॉलपेपर लगाया है और मुझे वो नहीं पसंद आ रहा है, या मुझे लगता है कि अब इसका लुक मुझे चेंज करना है, तो हम उसको निकाल के नया वॉलपेपर लगा सकते हैं या हम उसको पेंट कर सकते हैं दीवार को। तो ये एक पॉसिबिलिटी रहती है वॉलपेपर यूज़ करने के लिए। कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए जब हम वॉलपेपर लगा रहे हैं कि वो किस दीवार पे लगा रहे हैं। कई बार हम लोग ये सोच के वॉलपेपर लगा लेते हैं कि हमारी जो वॉल है वो उसका लुक या उसको एक एक्सेंट वॉल की तरह हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक अच्छा तरीका है। और हमें एक्चुअली वॉलपेपर इसी के लिए यूज़ करना चाहिए कि कमरे में एक दीवार, जो पूरी दीवार है, उसका बिल्कुल ही एक्सेंट या बिल्कुल ही लुक चेंज हो जाए। पर उसकी वजह से कई बार ऐसा भी होता है कि दीवार या पूरा कमरा हमें छोटा लगने लग जाता है। तो उस बेसिस पे बेस्ट यही रहता है कि हम एक पैच वर्क करके देख लें कि वो अच्छा लग रहा है, और उसके बाद फिर हम एक्चुअली में पूरा मंगा के फिर वॉलपेपर उस पर लगवाएं। मैम आपने बहुत अच्छी बात बताई वॉलपेपर के बारे में कि हम पैच वर्क एक लगा के पैच लगा के देख सकते हैं वॉल पर। मैम अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ किचन के बारे में। भाई हम ख़वातीन को ज़्यादातर जो वक्त होता है वो किचन में ही गुजरता है, और जो सामान है किचन का वो हम कैसे अरेंज करें। और मैम कुछ वास्तु के हिसाब से भी आप बताइए कि कैसा किचन का लुक होना चाहिए और सामान हम कैसे उसको अरेंज कर सकते हैं। अर्चना जी, किचन एक ऐसी जगह है आई थिंक जिसमें हर लेडी या औरत को रहता है कि ये मेरा एरिया है, ये स्पेसिफिक जोन मेरा है, और उसको जितना साफ़ और सुथरा रखेंगे उतना ही घर हमारा साफ़ रहता है, क्योंकि हमारा खाना, हमारा आचरण उन सब चीज़ों से बहुत मैटर करता है, या उनसे ही हम अपने पूरी फैमिली का पालन पोषण करते हैं। तो किचन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया है हमारे घरों का। किचन में जैसे आपने पूछा कि वास्तु के हिसाब से अगर हम देखें तो हाँ, साउथ ईस्ट जोन जो हमारे घर का रहता है वो बेस्ट है किचन के लिए, क्योंकि वास्तु के हिसाब से वो एक अग्नि कोण कहा जाता है उसको, और फायर जोन है। इसलिए साउथ ईस्ट जोन में अगर आपकी किचन है तो बहुत बढ़िया है। पर आजकल क्योंकि हम लोग अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं या फ्लैट्स में रह रहे हैं, तो हो सकता है ये ऑप्शन ना हो। तो उसमें बेस्ट हमें क्या करना चाहिए कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब हम जहाँ पे हम अपना गैस का चूल्हा रखें वो ऐसे हो कि हम जब उसमें खाना बना रहे हो तो हम ईस्ट की तरफ फेस करें। ईस्ट मतलब जहाँ से सूरज राइज करता है। तो उस टेक्स्ट में अगर हम वहाँ पे अपना चूल्हा रखेंगे और एक लेडी अगर वहाँ पे खड़े होकर खाना बनाती है, तो ये वास्तु के हिसाब से कहा जाता है कि उसको बहुत एनर्जी मिलती है। और वही एनर्जी, अगर आपने सुना होगा कि बड़े बुजुर्ग या हमारी माएँ कहती हैं कि आप जब खाना बनाते हैं तो जिस एनर्जी से आप बनाते हैं वही खाना आप उसमें, वही भावनाएं आप उसमें डालते हैं। तो वो ईस्ट में रख के, क्योंकि आपको एक पॉजिटिव एनर्जी आती है तो आप वही एनर्जी अपने खाने में भेजते हैं। तो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि हम डायरेक्शन का ध्यान रखें वास्तु में कि हम कहाँ से खड़े होकर खाना बना रहे हैं। तो ईस्ट बेस्ट डायरेक्शन रहती है। बहुत अच्छी बात आपने बताई है कि जिस एनर्जी से मैं काम करती हूँ, जो खाना जैसे बनाते हैं वही भावनाएं, हमारी जो इमोशंस है वही हमारे खाने के माध्यम से फैमिली मेम्बर्स तक पहुँचते हैं। और अगर मैं बात करूँ जैसे लाइटिंग का, आपने बोला कि जहाँ पे जैसे सूरज की रोशनी होती है वहाँ पर किचन होना चाहिए। तो मैम लाइट्स की जब बात आई है तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि बहुत सारे लैम्प शेड्स होते हैं, बहुत सारे लाइटिंग्स होते हैं, तो किस कॉर्नर को, मतलब जैसे मैं लाइट्स के अकॉर्डिंग अगर मुझे डेकोरेट करना है तो लैम्प्स के बारे में आप थोड़ा बताइए कि मैं कैसे डेकोरेट कर सकती हूँ। लैम्प्स के लिए बेस्ट अगर हम चाहें अपने घर में, तो आपने सुना होगा सी सॉल्ट लैम्प आता है। ये हमारे घरों के लिए बेस्ट है। वास्तु के हिसाब से भी ये एक अच्छा लैम्प कहा जाता है, और इसको वजह से हमारे जो उस स्पेस में जहाँ पे ये लगाया गया है वहाँ पे पॉजिटिविटी होती है। तो ये जो और भी बड़े तरीके के लैम्प्स हम लोगों के घरों में होते हैं, बेस्ट पोजीशन इनकी रहती है साउथ ईस्ट में। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि अग्नि कोण है, तो लाइट को या दिए को हम लोग हमेशा वास्तु के हिसाब से कनेक्ट करते हैं फायर के साथ, और फायर कोण हमारा या अग्नि कोण हमारा साउथ ईस्ट में है। तो इसलिए बेस्ट रहेगा कि अगर आपके कमरे में आप साउथ ईस्ट को कंपास के द्वारा प्रिडिक्ट कर सकें या देख सकें, क्योंकि आजकल अब सबके फ़ोन पे भी कंपास आती है, तो आप अगर उसको रखेंगे तो आप पता कर पाएंगे कि कौन सा एरिया मेरा साउथ ईस्ट में है। तो वहाँ पे अगर आप लैंप लगाते हैं
तो वो बहुत बढ़िया जगह रहेगी। मैम, जब हम बात करते हैं, जैसे आपने लैम्प की बात की, लाइट्स की बात की, वास्तु की जब बात चली है, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कई बार ऐसी पेंटिंग्स होती हैं, तो मॉडर्न आर्ट है, तो हमें पता नहीं होता कि कौन सी पेंटिंग किस वॉल पे लगानी है। क्या इसमें भी कुछ वास्तु का बता सकते हैं आप? अर्चना जी, ये बहुत ही बड़ा एक विषय है एक्चुअली। वास्तु में पेंटिंग्स के ऊपर अगर आप चाहें तो एक पूरी किताब पढ़ सकते हैं। और पेंटिंग्स हमारे घरों में हम लोग अपनी भावना के हिसाब से लगाना कोशिश करते हैं कि क्योंकि वो हो। पेंटिंग्स हम लाके किसी भी वॉल पर लगा देते हैं, हाँ तो जी। वास्तु की उतनी जानकारी नहीं होती कि कौन सी पेंटिंग किस वॉल पे ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो वही मैंने आपको बताया कि वास्तु में पेंटिंग्स का बहुत ही बड़ा एक रोल प्ले होता है। जैसे कि आपका बेडरूम है, अगर कपल है तो उनके बेडरूम में अगर मैं लड़ाई या बैटल की पेंटिंग लगा दूंगी तो शायद मियाँ बीवी में कभी बने ही नहीं। और अगर बच्चों के कमरे में मैं ऐसी कोई पेंटिंग लगा दूं जिसमें कोई सो रहा है या कोई काम नहीं कर रहा है, तो वो बच्चे उसी तरीके से एक उनका लाइफस्टाइल वैसे बन जाता है। अब ऐसा आप पूछ सकते हैं कि क्यों है? क्योंकि वो चीज़ हम बार बार देखते हैं, तो हमारा जो चीज़ हमारे सामने हमें रोज़ बार बार दिखाई दे रही है, वो धीरे धीरे हमारे लाइफस्टाइल में आ जाती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने घर में पेंटिंग्स वो रखें जो पॉजिटिविटी को दिखाएं। जैसे कि फ्लावर्स हैं, ब्लूम कर रहे हैं, तो उससे हमेशा रहेगा कि अच्छी नई चीज़, नया प्रोडक्शन हो रहा है या कुछ नई चीज़ घर में आ रही है। अगर हम बात करते हैं जैसे यंग कपल है, तो उनके कमरे में अगर हम कपल्स की अपनी फ़ोटोग्राफ्स लगाएं अच्छे मोमेंट्स की, तो जिसको देख के उनको हमेशा अपने अच्छे मोमेंट्स याद आएंगे। या हम डव्स की या लव बर्ड्स की पेंटिंग्स लगाते हैं, तो वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। और सिमिलरली आप अपने घर में नहीं, अपने ऑफिस में भी ऐसी पेंटिंग्स यूज़ कर सकते हैं जिससे कि आपको लगे कि आसपास जो लोग बैठे हैं उनको पॉजिटिव फील हो, प्रोडक्टिविटी बढ़े और ज़्यादा फेम या नेम हो घर में। तो वो सब चीज़ों के लिए आप पेंटिंग्स उस तरीके से यूज़ करिए। रशिम जी, आपने बात करी है फ्लावर्स की, तो बहुत सारे ऐसे खूबसूरत फ्लावर्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, चाहे वो आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं या वो नेचुरल फ्लावर्स हैं। तो कुछ ऐसे फ्लावर्स के बारे में आप बताइए कि जो मुझे अच्छे लगते हैं और मैं रखना चाहूँ, या हम लेडीज़ हैं वो अपने घर में सजाना चाहते हैं, तो उन फ्लावर्स से घर कैसे सजा सकते हैं? फ्लावर्स जब भी देखते हैं तो उनको देख के बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है, स्पेशली नेचुरल हो तो बहुत ही अच्छे हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादातर लाइव या नेचुरल प्लांट्स अपने घर में रखें, चाहे वो एवरग्रीन प्लांट्स हों या फ्लावर्स हों। पर हाँ, आर्टिफिशियल फ्लावर्स की भी वैल्यू है। बस ये ध्यान रखना चाहिए कि हम उनको हमेशा साफ़ रखें, ज़्यादा देर उसमें मिट्टी जमा ना हो। तो बेटर है कि हम इस तरीके के प्लांट्स लाएं जिसमें मिट्टी ज़्यादा देर जमा ही ना हो घर में, और नेचुरल प्लांट्स रखें तो बहुत ही अच्छा है। राशिम जी, आज हमारे शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अर्चना जी, इस शो पे मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच। दिल्ली में एक सुपर मॉडल्स टैलेंट हंट का आयोजन रखा गया, जहां दुनिया के कोने कोने से आए खूबसूरत मॉडल्स ने अपनी कला का सुंदर प्रस्तुतिकरण किया। किसी ने सुंदर गाना गाया, तो किसी ने बहुत ही खूबसूरत डांस प्रस्तुत किया, तो किसी ने अपनी सुंदर कविता के द्वारा सबका मन मोह लिया। आइए आपको दिखाते हैं इस कार्यक्रम के कुछ प्रमुख अंश।
मौजूद हैं कार्यक्रम के एक मुख्य अतिथि सत्येंद्र जी। सत्येंद्र जी, आज देश के नहीं बल्कि दुनिया के बहुत सारे कोने कोने से सुपर मॉडल्स यहाँ पर आई थी और बहुत ही सुंदर, सबने अपने अपने टैलेंट का प्रदर्शन किया। तो किस किस कंट्री से मॉडल्स यहाँ आई थी? विश्व की 20 कंट्री की लड़कियां यहाँ पर थी। मिस जापान, मिस ऑस्ट्रेलिया, मिस यूएसए, मिस नीदरलैंड, मिस भूटान, मिस इंडिया। तो ये सभी जो 20 कंट्री की जो लड़कियां थी, जिसमें 10 जो हैं G20 की हैं। तो इन सब ने अपना अपना टैलेंट दिखाया। किसी ने अपने कल्चरल गाना गाया, किसी ने अपने कल्चर का डांस दिखाया। भारत G20 का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो यहाँ पे 20 देशों से आपने जो विभिन्न मॉडल्स को यहाँ पर बुलाया था, बहुत सारे उनका टैलेंट दर्शकों ने देखा। तो किस किस तरीके का टैलेंट मॉडल्स के अंदर आपने देखा? तो एक कल्चर का एक दूसरे का आदान प्रदान है और G20 में भी यही हो रहा है। जो उसमें से जो हमारे जो 20 कंट्री की है, उसमें 10 जो हैं G20 की हैं। तो हम एक दूसरे के कल्चर एक्टिविटीज़, एक दूसरे का कपड़ों का रहन सहन, एक दूसरे से मिलना है, कनेक्ट, पीपल टू पीपल कनेक्ट है हमारा मतलब। सफेद जूतों का ट्रेंड तो हमेशा से ही फैशन में रहा है। ये हर तरह की ड्रेस के साथ मैच भी हो जाते हैं, लेकिन जितने खूबसूरत ये दिखते हैं, उतनी जल्दी ही गंदे भी हो जाते हैं और इनको साफ करना भी उतना ही मुश्किल होता है। किसी दूसरे रंग के जूते अगर गंदे हो भी जाएं, तो नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन सफेद जूते अगर थोड़े से भी गंदे हों, तो फौरन उनकी तरफ ध्यान चला जाता है। तो इनको साफ करने के लिए आप ये टिप अपना सकती हैं कि एक नींबू लें और उसको आधा काट लें, फिर इसको जूतों पर रगड़ लें, फिर थोड़ी देर उसको ऐसे ही छोड़ दें, फिर पानी से धो लें। नींबू एक नेचुरल ब्लीच है, इससे जूते काफी हद तक साफ हो जाएंगे। नाजरीन, तो आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा? उम्मीद करती हूँ ये आपको बेहद पसंद आया होगा। तो चलिए अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।